वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तान में जो अब हमने महंगाई के नंबर्स देखे हैं 14.5% के पास, तकरीबन 12 साल का सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई का लेवल है। और जिस तरह से आवाम पिस रही है, इस पूरे ओवरऑल जो तबका लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तक भी ये जो रीच है, इसकी जो हीट है वो पहुंच रही है। किस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें आगे चलेंगी? दो के स्टेट बैंक ने कंट्रोल करने की कोशिश की इम्पोर्टेड गवर्नर ला के ऑनवर्ड्स, लेकिन इस वक्त स्टेटस क्या है उस पर हम बात करेंगे। कैसे बंगाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सबसे पहले तो महंगाई की वजूहात क्या हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बताइए, क्या आपकी नज़र में क्या वजह है सबसे बढ़ के इस वक्त जो हम तकरीबन 2 साल में 7-8% महंगाई हमने देखा कि बढ़ गई है? दो वजह होती है अफरात ज़र के। एक डिमांड साइड से होता है, एक सप्लाई साइड से होता है। अगर पैसे लोगों के पास ज़्यादा आ जाए, अगर हुकूमत पैसे छाप रही है, नोट छाप रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में, जैसे डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ती है फ्रॉम द डिमांड साइड। या फिर सप्लाई साइड से है, जिसमें मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड तो बहुत वीक है, परचेजिंग पावर ड्रॉप कर रहा है, लेकिन सप्लाई साइड से बहुत प्रेशर्स हैं। सबसे पहले तो डिवैल्यूएशन हुआ तकरीबन 50%, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया 50%। उसके अलावा जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं, गैस है, बिजली है, पेट्रोल है, ये इन सब की कीमत बढ़ गई है। तो वो वजह बनी है इस वक्त इन्फ्लेशन की, जो काफ़ी ज़्यादा है। फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा है। कुछ एस्टिमेट ये है कि फूड इन्फ्लेशन इज़ 20%। तो सर, ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, ये कहाँ तक सेंसिटिव है? और आपको क्या लगता है कि ये आदादोशुमार एक आम आदमी जो है वो डाइजेस्ट कर पाता है इसको, इन सारे नंबरों को? उसको लगता है कि ये नंबर सही पिक्चर हैं इस पूरे सिस्टम की? कुछ सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में तो कुछ मखसूस मखसूस अशियाएं होती है जो बहुत क्रिटिकल होती है कंजम्पशन बास्केट में। लेकिन आम आदमी को तो इन नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो बाजार जाता है और चीज़ें महंगी होती है तो उसे पता चल जाता है कि अफरात ज़र ज़्यादा है। जब वो आटा लेने जाता है और 1 किलो के बजाय सिर्फ आधा किलो लेके आता है, तो वो तो उसे तो एहसास होता है कि अफरात ज़र है और कीमतें बढ़ गई है। तो आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स होती है जाके? तो पूरी जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, और जिस तरह पिछले 1.5 साल में मिसमैनेजमेंट हुआ है ग्रोथ किस्म का, ये उसकी वजह है। कोई हुकूमत को पता ही नहीं था कितना गंदम पैदा हुआ है। उन्होंने कहीं से खबर आई कि सरप्लस प्रोडक्शन है, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। जब पता चला कि नहीं जी, एक्सपोर्ट करने से तो शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, कीमत बढ़ रही है, तो उन्होंने इंपोर्ट करने का फैसला कर दिया। अब सारी चीज़ों में ये है कि जिस प्राइवेट पार्टी ने एक्सपोर्ट किया उसने भी मुनाफा कमाया, जो प्राइवेट पार्टी इंपोर्ट करेगी वो भी मुनाफा कमाएगी। कीमत जो है वो आवाम दे रहे हैं। और ये इस वक्त 1.5 साल में चंद लॉबी, सारे फैसले जो है चंद किसी मखसूस लॉबी के हवाले से किए जाते हैं। ये हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। और पहला जो इनका बजट आया, मिनी बजट आया इस हुकूमत का, उसमें टैक्स ब्रेक दिए गए थे स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज को। हम सब परेशान थे कि पाकिस्तान में कौन सा स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है जिसको इन्होंने टैक्स ब्रेक दिया है। तो पता चला किसी मिनिस्टर के बेटे का एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है। तो ये एक सिलसिला बन गया है कि ये मखसूस लॉबीज़ के हवाले से चंद फैसले होते हैं। और ये भी फैसला इसी तरह से हुआ है। इसकी ज़ाहिर जब आप ख़ास तौर पे एक एसेंशियल फूड आइटम को मैनिपुलेट करेंगे तो शॉर्टेज तो क्रिएट होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन सर एक चीज़ अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको कम किया गया, जिस तरह से मिस कैलकुलेट किया गया, लेकिन इदारे तो अपनी जगह काम कर रहे थे ना। शुमारियात का इदारा भी था, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, हुकूमत ज़रूर चेंज हुई, उनके मिनिस्टर्स ऊपर ज़रूर चेंज हुए, वो तो कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। वही लोग थे जो कैलकुलेट कर रहे थे। तो मिस रिपोर्ट किया गया क्या आपको लगता है? देखिए, जब फैसले आदाद व शुमार के बुनियाद पे नहीं होते हैं तो फिर तो नतीजा यही निकलेगा।
क्वेश्चन ये कि जो की पॉलिसी मेकर्स हैं टॉप पे, वो क्या डेटा को देख के फैसला करते हैं या ऐसे ही कॉरिडोर में चलते हुए लिफ्ट में फैसला कर लेते हैं? मैंने मेरा थोड़ा हुकूमत से ताल्लुक रहा है, मैंने देखा है, हम लिफ्ट में जा रहे थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, तो लिफ्ट में फैसला कुछ हो गया और मैं बहुत हैरान था कि ये कैसे फैसला कर रहे हैं, कोई पीछे बैकग्राउंड चेक तो किया नहीं उन्होंने उसके ऊपर, और ये सिलसिला बिगड़ता चला गया है। फॉरेन पॉलिसी में भी यही है, जब प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कोलालमपुर जाने का फॉर द मिनी इस्लामिक समिट, तो फॉरेन ऑफिस के जो इनपुट था वो तो नहीं लिया गया, और था भी तो वो डिसरिगार्ड किया गया। तो आपको लगता है कि ऊपर जो टीम बैठी है, जो हुकूमत बैठी है, वो डिसरिगार्ड कर रही है, फैसले जो हैं वो बगैर सोचे समझे लिए जा रहे हैं? जो इकोनॉमिक टीम है वो तो इम्पोर्टेड है IMF से, तो वो उनको तो इतनी परेशानी नहीं है कि अवाम जो है वो क्या किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन के फिगर से वो परेशान है, लेकिन उनके लिए इन्फ्लेशन एक स्टेटिस्टिक है स्टेबलाइजेशन के पैकेज में। इन्फ्लेशन उनके लिए वो मसला नहीं है जो अवाम जिससे परेशान होते हैं। तो इनका ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अच्छा, मसला ये है कि इंटरेस्ट रेट जिस बुनियाद पे बनाया गया उसकी कोई इकोनॉमिक वो नहीं है, रैशनल नहीं है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस वक्त ये है कि US में जो डिस्काउंट रेट है वो 1.75% है, हमारा 13.25% है। जहां पर भी दो इंटरेस्ट रेट ऑपरेट कर रहे होंगे, एक कम एक ज्यादा, चाहे मुल्क के अंदर भी हो, लोग फौरन कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेंगे और हाई इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो ये जो बैनुल अक़वामी सट्टेबाज हैं जो करेंसी मार्केट को हमेशा मैनिपुलेट करते हैं हर जगह, ये उनके लिए तो एक पाकिस्तान एक जन्नत बन गया है, बोनांजा है। तो आपको क्या लगता है ये सारा हॉट मनी है, ये वो वाला पैसा है जो कि इमीडिएटली फंड्स ट्रांसफर करते हैं इस तरह की इकोनॉमी इसमें और फिर बाद में निकल जाता है? एब्सोल्युटली, अब तो बाकायदा फिगर्स आ रहे हैं, कितना हर हफ्ते आते हैं फिगर्स, कितना हॉट मनी एंटर हुआ है पाकिस्तान में, और अपना मुनाफा ले जाएंगे जब तक करेंसी की रेट स्टेबल है। और करेंसी रेट स्टेबल करना भी उन्हीं इकोनॉमिक मैनेजर्स का काम है जो इस मुल्क को चला रहे हैं वाशिंगटन के बिहाफ पे। तो जिस वक्त ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे मजीद इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट, तो उससे पहले ही पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मनी मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं इनकी तो कान लगे होते हैं ना, और वो इनसाइड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है इनको। तो ये जो स्टेट बैंक ने कोशिश की मैनेज करने की इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को, तो इजिप्शियन फार्मूला भी कुछ हलकों में कहा गया कि ये इजिप्शियन फार्मूला था, लेकिन पाकिस्तान में ये काम कर रहा है क्या आपको लगता है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हम देखें 14.5 पे है, इंटरेस्ट रेट 13.25 पे है, तो ये तो नेगेटिव तकरीबन बनता है ओवरऑल अगर रियल इंटरेस्ट रेट देखें हम तो। जी नेगेटिव तो है, लेकिन जो वजह है, अगर आपका डिमांड साइड से इन्फ्लेशन है तब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, ये प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो और मजीद सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। ये जो इस वक्त इन्फ्लेशन इतना बड़ा है उसमें इंटरेस्ट रेट का एक रोल है। तो सप्लाई की लाइन कैसे बेहतर हो सकती है, सप्लाई साइड कैसे बेहतर हो सकती है? क्योंकि डिमांड तो सर्टेनली आपने कहा कि इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन है, रेसिपी है जिससे हम मना कर सकते हैं। पूरा जो पॉलिसी पैकेज है इस वक्त, जो अगेन IMF इसको मैं नहीं कहूँगा डिक्टेट कर रहे हैं, IMF रन कर रहे हैं, वो ये है कि हर तरह से हुकूमत के रेवेन्यूज बढ़ाए जाए, चाहे सारी सप्लाई जो यूटिलिटीज हैं हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाए। बिकॉज तो जो बेसिक गैप है हमारा, वो फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है, वो इनकी कोशिश ये है कि रेवेन्यू बढ़ाए के कवर किया जाए। इस मईशत में गुंजाइश नहीं है, द इकोनॉमी इज वेरी वेरी वीक, गुंजाइश नहीं है कि मजीद आप रेवेन्यू इस इकोनॉमी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, और मार्जिन पे कम नहीं करना है। 1 ट्रिलियन रुपीस की कमी की जरूरत है, दैट्स अबाउट 20% ऑफ योर टोटल टुडेज बजट। और ये जब तक हम अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 20%,
یہ فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو کون سے اور ہیڈز ہیں جو جہاں آپ سمجھتے ہیں دوائی کہ کم دے ہو رہے سکتا ہیں ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کی, دیٹ ول کل دا پیشنٹ ایون فردر. رائٹ. تو کہاں آپ کو لگتا ہے, آپ نے کہا کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم ہو سکتے ہیں, 20% از اے ہیوج چنک. خیر آپ اگر دوسری سائڈ سے ریونیوز دیکھتے ہیں تو وہاں جمع بھی اتنے نہیں ہو رہے, تو کٹے گا کہاں سے کاٹا جائے یہ پیسہ؟ جی کچھ تو سمجھ لیں اباؤٹ اس کا ایک حصہ تو سول ایکسپینڈیچر کا ہے, اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہے, لیکن میجر کٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں لانا پڑے گا. ڈیفینس میں اب ہم اس کو ہولی کاؤ ٹریٹ نہیں کر سکتے, اور ڈیفینس میں دو حصوں میں ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر, ایک کمبیٹ ایکسپینڈیچر, ایک نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے. جو کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے, ہماری مہارت نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کون سے بندوق چاہیے اور کون سی گولیاں چاہیے. یہ تو چلے وہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں, فوج پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. لیکن نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے, بہت سارا ہے جو جس میں کمی کی جا سکتی ہے. کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کم ہو سکتا ہے نان کمبیٹ؟ ایگزیکٹ میں فگر نہیں دے سکتا چونکہ ہمارے پاس ڈیفینس بجٹ کی ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن بات دیکھیں سیدھی بات ہے کہ جو جنگ ہے وہ صرف بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی, معیشت مضبوط چاہیے جنگ لڑنے کے لیے. جو معیشت ڈوب رہی ہوتی ہے ان کے پاس جنگ لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. روس ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ قومی نغمے سرحدوں پہ گا کے نہیں جیتی جا سکتی. ہمیں فائٹر پلینز کے لیے, ٹینکس کے لیے, وار شپس کے لیے پیٹرول چاہیے. پیٹرول جو ہے وہ ڈالر سے آتا ہے, ڈالر ایکسپورٹ سے آتا ہے, اور ایکسپورٹ صرف مینوفیکچرنگ سے آئے گا, اور مینوفیکچرنگ اس وقت چلے گی جب معیشت مضبوط ہوگی. ہم نے معیشت کو کمزور کر دیا ہے. اس وقت تو معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے, ہم صرف قرضوں پہ چل رہے ہیں. جس دن قرضے کی پائپ لائن بند ہوگی یا سلو ہوگی معیشت بیٹھ جائے گی. تو آپ یو کانٹ فائٹ اے وار آن دا بیک آف اے کولیپسنگ اکانومی. تو ڈیفینس میں کا جو نان ڈیولپمنٹ, ڈیفینس کا ایک نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے, وہ ریاست کو ہی چاہیے کہ وہ اس پہ ایک انالیسس کرے اور دیکھے کہاں کٹ کر سکتے ہیں. مطلب ایک بہت واضح چیزیں ہمیں نظر آتی ہے کہ لاہور سے اسلام آباد جائے آن جی ٹی روڈ اٹ سیلف ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ 19ویں صدی میں بنائے گئے تھے جب زارسٹ رشیا سے انویژن کا خطرہ تھا. اب تو ماسکو تک دوستانہ حکومتیں ہیں. یہ ساری جو کنٹونمنٹ ہے ہر 25 میل کے بعد ایک, اس میں ذرا دیکھیں کون سی امپورٹنٹ ہے, باقی بند کریں. 2-3 شاید امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, باقی تو بند کر دیں, ساری ایکسپینڈیچر سیو کریں. بہت سارے ایسے مثال دیے جا سکتے ہیں. اس وقت یہ جی ایچ کیو شفٹ کر رہے ہیں پنڈی سے اسلام آباد, ہمیں نہیں پتا کتنا اس کا بجٹ ہے, بلینز میں ہوگا. وہ بند کریں, ریورس کریں اس ڈیسیشن کو, پیسے بچائیں. رائٹ. تو اگر ہم ریپیئر کی طرف جاتے ہیں اکانومی کے, آپ کو کیا کچھ سین نظر آتا ہے اس وقت؟ سرٹنلی آپ نے بتا دیا کہ یہ تو قرضوں پہ چلے گا, جب قرضے رکیں گے تو سب کچھ رک جائے گا, ابھی بھی وینٹیلیٹر پہ ہے, تو ریپیئر کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے پورا پیکج جو اس وقت ہم جو پیرامیٹرز ہیں وہ چینج کرنے پڑیں گے ہمیں. امپورٹس پہ جو اس وقت امپورٹ کمپریشن ہے تھرو فائنینشیل مینز جو انہوں نے کیا, اس سے تو را مٹیریل کی امپورٹس گر گئی ہے, مشینری کی امپورٹس گر گئی ہے, مشینری پارٹس کی امپورٹ گر رہی ہے. دیٹ از آف کورس اسکویزنگ دا اکانومی فردر. ہمیں نان اسینشیل کنزیومر امپورٹس کو بین کرنے کی ضرورت ہے, آؤٹ رائٹ بین. آپ کسی یہاں سپر مارکیٹ میں چلے جائیں شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, آپ کو پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیٹ فوڈ, ڈاگ شیمپو, کیٹ شیمپو, یہ سارا امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ ادھار لیے ہوئے ڈالرز پہ امپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے جو یہ ہمارے اکنامک مینیجرز اس وقت چلا رہے ہیں؟ ڈاگ فوڈ اینڈ ڈاگ شیمپو امپورٹڈ ود بوروڈ ڈالرز. ڈاکٹر صاحب تین پوائنٹس اگر آپ اس پرسپیکٹو سے رکھیں سامنے کہ 3 کی ویکنیسز جو ہیں اس گورنمنٹ کی, ایک تو جس طرح سے بھی چل رہی ہے, 3 ایسے پوائنٹس جن کو بہتر کر کے شاید کو بہتری کا چانس نظر آئے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اگین ادھر ادھر ٹنکرنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معیشت اس سٹیج پہ پہنچی ہے کہ باقاعدہ ایک ری ڈائریکشن کی ضرورت ہے. پہلی چیز جو ہے وہ نان اسینشیل کنزیومر امپورٹس پہ مکمل بین لگائے, جس میں فوڈ آئٹمز ہیں, جس میں کنسٹرکشن مٹیریل ہے, جس میں کاسمیٹکس ہیں, یہ ساری چیزیں ایبسولوٹ بین لگائے. دوسرا یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کو آپ کو اوپر پرائرٹائز کرنا پڑے گا. 17% جی ایس ٹی از ویری لو, ویری ہائی. یو ہیو ٹو لوور اٹ ڈاؤن ٹو 5%. دونوں سے ریونیوز کم ہوں گے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر
कट करना ज़रूरी है, और ये 3 चीज़ें एब्सोल्युटली एसेंशियल है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये 3 चीज़ें करना ज़रूरी है, इसके बगैर मईशत बैठती चली जाएगी और हमारी जो रियासत है वो कर्ज़े लेते चले जाएंगे, और हर कर्ज़े के साथ एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का एक टुकड़ा जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे। राइट डॉक्टर साहब, क्लोजिंग नोट पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एफएटीएफ के हवाले से आपको लगता है कि पाकिस्तान तैयार है इस दफ़ा अपकमिंग जो मीटिंग है 16 से जो शुरू हो रही है 16 फेब से, उसमें केस कैसा है पाकिस्तान का? मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जी। लेकिन मेरा ये जनरल व्यू है कि हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि बीइंग ऑन द ग्रे लिस्ट हमारे आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, हम ब्लैकमेल किए जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा वेपन एक्सटर्नल फोर्सेस का है पाकिस्तान के ऊपर, दे विल नॉट लेट इट गो। सो न ब्लैकलिस्ट करेंगे न हमें निकालेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कोई माहिराना राय नहीं दे रहा, लेकिन एक एज अ सिटीजन ऑन द स्ट्रीट मेरा ये व्यू है कि हम ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। डॉक्टर यासिर बंगाली, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डॉक्टर यासिर बंगाली हमारे साथ शेयर कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अपने व्यूज़। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।